नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। तो आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी कहानी बिना देर किए। बस कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जानना चाहती हूँ मैं आप लोगों से कि क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है? जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन्हें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी टाइप की बहुत ज़्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये यूपी के एक छोटे से गांव की घटित कहानी है। और आज मैं आप लोगों के साथ गांव का नाम शेयर नहीं करूंगी क्योंकि ये जो कहानी है ना मेरे रिलेटिव के साथ घटित कहानी है। मेरी नानी बताती हैं कि जब उनकी नई नई शादी हुई थी, जब वे ससुराल में आई तो उन्होंने देखा कि जो उनका ससुराल का घर है उसमें मात्र एक ही कमरा है और रहने वाली दो औरतें, उनकी जेठानी भी थी जो पहले से बच्चों के साथ रहती थी, और नानी आ गई तो इनको रहने में प्रॉब्लम होता था कि बरसात में लोग कहाँ सोएंगे, ठंडी में लोग कहाँ सोएंगे। आज जो फैमिली थी ना काफी बड़ी फैमिली थी, तो नानी जब आई तो ये सारा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा। फिर सीन ये हुआ कि जो नानी की जेठानी थी यानी बड़ी नानी, उनको आंगन में रहना पड़ा। होता ना त्रिपाल से ऐसा गेड़ के घर बना के रहना पड़ा। वे अपने बच्चों के साथ उसमें रहती थी और जो मेरी नानी थी वो कच्चा मकान था, एक ही कमरा था, कच्चे मकान का था, ऊपर से ना घास फूस से उसको छा दिया गया था, तो उसी में नानी रहती थी। तो फिर नानी ने नाना को बोला कि देखिए ऐसे तो नहीं चलेगा, दीदी आंगन में सो रही हैं बच्चों के साथ, अभी थोड़े दिन बाद बरसात पड़ेगी, उसके बाद से ठंडी आएगी, तो हम लोग कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। अभी मौसम जो है ठीक है, एक काम कीजिए, आप लोग अपनी कुछ जमीन हटाइए यानी बेचिए और थोड़ा सा हमारे जो सामने द्वार पे जमीन है वहां पर घर बनवाइए, अच्छे से घर बनवाइए ताकि हम सारे लोग अच्छे से रह सके। तो मेरे नाना को ये आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि ठीक है, थोड़ी सी हम जमीन हटाएंगे तो एक अच्छा घर बन जाएगा। उन्होंने ना बड़े नाना से आइडिया शेयर किया, फिर बड़े नाना को भी अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि ठीक है कर लेते हैं। बड़े नाना और छोटे नाना दोनों ने मिलकर बहुत दूर का जमीन जो ज्यादा यूज में नहीं आता था उसको बेच दिया। उसके बाद से बड़े नाना ने बोला कि चलो घर का नक्शा बनाते हैं कि मतलब हम कहाँ कहाँ कौन कौन सा रूम बैठाएंगे, कौन कौन से रूम में रहेगा। जब घर का नक्शा बन के तैयार हुआ तब उस नक्शा के बीच में एक पेड़ आ रहा था जो कि बहुत ही भारी आम का पेड़ था। तब नाना ने बोला कि देखो इस पेड़ को अगर हम लोग कटवा देते हैं तो जो हमारे कमरे हैं वो काफी बड़े बड़े हो जाएंगे, जिसमें हम लोग अपना सामान भी आराम से रख लेंगे। तो छोटे नाना बोले कि पेड़ कटवाने की क्या जरूरत है, हम लोग तो इतना में भी एडजस्टमेंट कर ही लेंगे, पहले तो एक ही कमरा था तो ये लोग रह रहे थे ना, अब वैसा ही हो जाएगा। तो बड़े नाना बोले कि नहीं, पेड़ तो कटवाना ही पड़ेगा, पेड़ कटेगा तो इससे ये भी फायदा है कि हमारा जो चौखट होता है, दरवाजा होता है, ये सब उस लकड़ी से बन जाएगा, प्लस कमरे बड़े हो जाएंगे। तो बड़े नाना है, उन्होंने जो फैसला दे दिया वो छोटे नाना को तो मानना ही था। तो पेड़ कटाई होने के बाद से घर बनना स्टार्ट हो गया। तो आधी रात जब होती थी तब इन सारे लोगों को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती थी। तो मेरी नानी को ऐसा लगता था कि कोई गांव में रो रहा होगा, किसी के घर पे कुछ घटना घट गई होगी, लोग रो रहा होगा। बड़ी नानी ने भी सेम चीज सोचा और जो दोनों नाना लोग थे तो उन लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, कौन रो रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो तो दिन भर खेती में काम करते थे और घर पे आके खा के पी के सो जाते थे। ये जो घटनाक्रम था ना ये लगातार होते रहा, मतलब 10 दिन 15 दिन ऐसा चलते रहा। रोज रात में 12 साढ़े 12 के बाद से रोना स्टार्ट हो जाता था और सुबह के 3 साढ़े 3 4 बजे तक कोई औरत बहुत ही ज्यादा तेज रो रही थी। फिर होना क्या था, नानी ने नाना से पूछा कि किसको क्या प्रॉब्लम है, कोई तो है जो रोता है रात में और हम लोगों को सुनाई देता है। तो नाना बोले कि तुमको क्या लेना देना है, तुम सोओ ना, तुम घर में रहो, तुम घर का काम करो, जो रोता होगा उसको रोने दो, तुमको क्या लेना देना है, तुम लोग अपने अपने काम पे ध्यान दो। फिर नानी चुप हो गई।
फिर कुछ महीनों बाद घर बन के तैयार हो गया और बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि बच्चों को बहुत सारे कमरे मिल गए थे रहने के लिए और छत के ऊपर भी 2 रूम मतलब छोटे छोटे बन गए थे और बाकी पूरा का पूरा छत ओपन में था। तो बच्चों ने डिसाइड किया था कि हम ऊपर सोएंगे, लेकिन बड़ी नानी ने बोला था कि नहीं, तुम लोग ऊपर अकेले नहीं सोओगे, हम लोग भी ऊपर रहेंगे। फिर नानी को भी अच्छा लगने लगा कि चलो इवनिंग हो जाएगा तो कम से कम हम लोग जो होता है ना ओपन हवा थोड़ा ले लेंगे, थोड़ा ऊपर चले जाएंगे। अंधेरा में कौन देखता है छत पे, किसी को तो कुछ दिखाई देता नहीं है। और ये जो बात है ना पहले की बात थी, नानी भी बहुत ज्यादा खुश थी। तो फिर घर के जितने भी बच्चे और औरतें होते थे, इवनिंग में ये लोग छत पे चले जाते थे सोने के लिए भी, और सुबह के टाइम ये लोग उतर के आ जाते थे जल्दी से, मतलब रोशनी होने से पहले आ जाते थे कि ताकि गांव का कोई भी मर्द इन औरतों को ना देख सके। ये जो चीज था ना ये चलता रहा। 10-15 दिन बीत गए और जो औरत थी जो रोती थी उसकी आवाज अभी भी आती थी। ये लोग छत पे सोते थे ना, नानी, बड़ी नानी एंड बच्चों, उनको ना बहुत ही ज्यादा तेज तेज की आवाजें आती थी। तो जो बच्चे थे ना वो पूछते थे कि मम्मी क्या तुमको सुनाई देता है रात में किसी के रोने की आवाज आती है, कोई रोता है? तो बड़ी नानी बोलती थी कि अच्छा ठीक है, तुम लोगों को क्या करना है, हमें तो पता नहीं है, तुम लोगों को तो मालूम है कि हम गांव में जाते नहीं है, हम घर की औरतें घर में रहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? कोई होगा पगली उगली होगी जो रो रही होगी, चिल्ला रही होगी, तुम लोगों को क्या लेना देना है, तुम लोग सो। और जो बड़ी नानी थी ना उनके 3 बच्चे थे, एक लड़की 2 लड़का। तो जो लड़की थी वो सो रही थी रात में, तो लड़की को ऐसा लगा कि कोई उसके जो होता ना सिरहाने बैठ के कोई औरत रो रही है। तो वो ना हड़बड़ा के उठी और पूछी कि तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, क्या तुमको प्रॉब्लम है, तुम रोज क्यों रोती हो, कोई बात हो तो बताओ, तुमने तो हमारा सोना हराम कर रखा है। वो लड़की बस इतना ही बोली कि अचानक से छत पर से वो धड़ाम से नीचे गिरी। जब वो नीचे गिरी एकदम से आवाज हुआ और उसके बाद से लगी चिल्लाने रोने, और भाई लोग भी दौड़ के गए, बहन को उठाया और पूछा कि तू नीचे कैसे गिरी, क्या हुआ? तो बोली कि हमको नहीं पता कि मैं नीचे कैसे आई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने धक्का दे दिया है। तो घर के लोगों ने इस बात पे विश्वास नहीं किया। लोगों को ऐसा लगा कि ये आधी नींद में है, ऊपर सो रही होगी, टॉयलेट लगा होगा, साइड की तरफ गई होगी टॉयलेट करने के लिए छत से, बस ये नीचे गिर गई। लोगों ने बस यही माना। और उसको ना बहुत ही ज्यादा चोट वगैरह लगी थी, बस यही था कि हाथ पैर वगैरह कुछ टूटा नहीं था। अगले रात ये सेम घटना घटित हुई, मतलब बड़ी नानी के बड़े बेटे को ऐसा लगा कि कोई उनके सिरहाने बैठ के रो रहा है। वो भी पूछा कि तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, तुमको क्या समस्या, बताओ मुझे। बस इतना ही पूछा कि वो भी धड़ाम से नीचे गिरा और वो भी लगा चिल्लाने। घर के जितने भी मर्द थे वो दौड़ के गए उठाने के लिए, तो उन लोगों ने देखा कि उसका हाथ टूट गया था और वो बेचारा बहुत ही ज्यादा दर्द में था। उसी समय नाना गए, गांव के बाजू में एक छोटा सा गुमटी टाइप का दुकान था, वहां पे एक डॉक्टर बैठता था। तो डॉक्टर को बुला के लाए। डॉक्टर ने देखा तो उसने बोला कि हाथ में प्रॉब्लम हो गई है, हम देखते हैं, इलाज वगैरह करते हैं। उस रात कोई भी नहीं सोया। फिर नेक्स्ट रात ये समस्या हुई कि जो छोटा वाला लड़का था ना बड़ी नानी का, उसके साथ भी सेम घटना। उसको भी ऐसा लगा कि कोई रो रहा है, तो वो उठा और उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने के लिए और पूछने के लिए कि तुम कौन हो, क्यों रो रही हो। वो हाथ से इशारा कर रहा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम कौन हो, क्योंकि उसके ना गले से आवाज नहीं आ रही थी और वो अपनी बहन और भाई से सेम चीज सुन चुका था कि रात में कोई औरत आती है, रोती है, हम पूछते हैं तो वो हमें धक्का दे देती है। तो यहाँ पर ये डरा सहमा, ये छोटा था ना तो ये थोड़ा सा डरा था। इसके इशारे करने पे, पूछने पे, वो जो औरत थी ना जो बैठी थी उसने धक्का दे दिया, नीचे गिर गया। अब इसके साथ भी सेम घटना, इसका पैर टूटा। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि घर की औरतें बहुत ज्यादा डर गई। उनको लगा कि जरूर कोई ना कोई भूत प्रेत है जो इन लोगों के साथ ये चीज कर रहा है। इन लोगों ने नाना को बोला। नाना जो थे ना वे टाल गए, बोले कि नहीं नहीं, भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता है, ये बच्चे हैं, शैतानियां करते हैं, साइड में गए होंगे टॉयलेट करने के लिए, ऊपर से गिर गए, ये आम बात है। एक काम करता हूँ, मैं छत के ऊपर ना ईंटे से एक छर्दवाली बनवा देता हूँ, तो उसमें क्या हुआ कि बच्चे नीचे नहीं गिरेंगे। तो नानी का रोना पीटना चालू। नानी बोली कि नहीं, आप बुलाओ, तांत्रिक को बुलाओ, पंडित को बुलाओ और घर दिखवाओ कि आखिर क्या समस्या है।
रोना धोना तो मैं भी सुनती हूँ, इतने महीनों से रोना धोना सुन रही हूँ। मैंने आज तक तो कभी कुछ बोला नहीं, मेरे साथ घटना घटित नहीं हुई, लेकिन 3-3 बच्चे कैसे झूठ बोल सकते हैं? एक बच्चा बोलता तो मैं मान भी लेती, यहाँ पर तो 3 बच्चे बोल रहे हैं। बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, बच्चा सच बोल रहा है समस्या, और आप लोग यकीन नहीं कर रहे हो। तो बड़े नाना बोले कि ठीक है, अगर टोकने से वो औरत इन लोगों को नीचे गिरा दे रही है तो तुम लोग उसको टोको मत, तुम लोग शांत रहो। मतलब दोनों के दोनों नाना ने बात मानने से इनकार कर दिया नानियों का। नानी बोली ठीक है। उस दिन के बाद से बच्चों को समझाया गया और उन लोगों ने खुद ये समझ लिया कि कोई भी रोए गाए हंसे नाचे कुछ भी करे, हमें टोकना नहीं है। तो यहाँ पे नानी ने कभी किसी को टोका नहीं। ये जो था ना 6-7 महीना तक लगातार चलते रहा। फिर बड़ी नानी के मैके से एक नौकर आया था, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो रहा था घर में खाना वाना बनाने के लिए। मेरी खुद की नानी प्रेग्नेंट हो गई थी और जो बड़ी नानी थी वो अकेले कर नहीं पा रही थी घर का काम। तो उन्होंने ना अपने मैके से एक छोटे से बच्चे को बुला लिया कि मतलब घर का काम वगैरह देखेगा। उस बच्चे को ये नहीं पता था कि टोकना नहीं है, अगर रात में कोई भी रोए तुमको टोकना नहीं है। वो बच्चा सो रहा था और जो बच्चा था ना वो बड़े नाना के साथ सो रहा था बाहर द्वार पे। उसको ऐसा लगा कि कोई आया और उसको बोला कि बेटा चल, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं तुझे बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ, तू घर चल। वो जो बच्चा था ना उस औरत के पीछे 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 जाने लगा। तभी मेरे बड़े नाना की आंख खुली तो बड़े नाना ने देखा कि वो बच्चा तो खाई की तरफ जा रहा है। तो बड़े नाना चिल्लाए, बोले कि कहाँ जा रहे रे, तू इधर आ, इधर आके बैठ। वो लड़का पीछे मुड़ा, तब तक सामने जो औरत थी ना वो गायब। फिर बड़े नाना ने पूछा उस बच्चे से कि तू किस औरत के साथ जा रहा था, वो कौन थी? तो ये बोला कि मेरी माँ थी, मुझे बुलाने आई थी, बोली कि चल तू घर चल। और मैं भी अपने घर को, माँ को बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं घर जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बड़े नाना को झटका लगा और उन्होंने इस बात को माना, कोई तो है ऊपरी हवा जो सबको परेशान करके रखी है, हमारे पास नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग टोक नहीं रहे हैं। जो लोग टोक नहीं रहे हैं वे लोग बच जा रहे हैं, जो लोग टोक दे रहे हैं उन्हीं के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है। आखिर ये समस्या क्या है? फिर बड़े नाना गए बाजू वाले गांव से एक तांत्रिक को बुला के लाए। तो तांत्रिक घर पे आया और उसने देखा, सबको देखा, सबसे पूछा कि क्या समस्या है, कौन है, क्या करता है। फिर तांत्रिक ने अक्षत मंगवाया, जिन जिन लोगों को छत से धक्का दिया था उनसे अक्षत मंगवाया। वे सारे लोग चावल लेके आए, हल्दी लेके आए, लौंग लेके आए। फिर तांत्रिक ने सब कुछ देख के समझ के बताया कि हाँ, आप लोग का जो अनुमान है वो सही है। यहाँ पर एक चुड़ैल है जो सबको परेशान कर रही है, लेकिन परेशान क्यों कर रही है ये हमें पता नहीं है। ये चीज तो वो चुड़ैल ही बता पाएगी। फिर तांत्रिक ने अपने शक्ति से उस चुड़ैल को बुलाया और पूछा कि आखिर तुम क्या चाहती हो, तुम क्यों यहाँ के लोगों को परेशान कर रही हो। तब चुड़ैल ने बोला कि देखिए, मैं किसी को मारना नहीं चाहती, मैं यहाँ पर सालों से थी, कभी भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इन लोगों ने मेरा घर उजाड़ दिया है। तांत्रिक बोला कि तुम ठीक से समझाओ, ठीक से बताओ, आखिर इन लोगों ने क्या गलती किया है। तब उस चुड़ैल ने बताया कि मैं उस आम के पेड़ पर सालों से थी और मैं इन लोगों को देखती थी हमेशा, लेकिन मेरे मन में ऐसा नहीं आया कि मैं इन लोगों को परेशान करूं। लेकिन इन लोगों ने उस पेड़ को कटवा दिया, मेरे घर को उजाड़ दिया, और उसके बाद से ये लोग चैन से सो रहे हैं। मैं इन लोगों को चैन से सोने दूंगी? कभी भी नहीं। मैं इन सबको परेशान करूंगी, इन सबको मारूंगी, पीटूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। उस चुड़ैल ने धमकाना स्टार्ट कर दिया। तब तांत्रिक ने बोला कि देखो, इन लोगों को पता नहीं था कि वो तुम्हारा घर है, अगर पता होता तो कोई क्यों तुमसे पंगा लेता। यह सब कुछ अनजाने में हुआ है, एक काम करो, तुम इन लोगों को माफ कर दो। लेकिन चुड़ैल मानने के लिए तैयार नहीं। उसने बोला कि नहीं, मैं एक एक कर सबको मारूंगी, सबको परेशान करूंगी। यहाँ पर तांत्रिक बोला कि एक काम करो, तुम किसी को भी परेशान मत करो, तुमको एक नया सा स्थान मैं दे देता हूँ, तुम वहां पे रहो, छोड़ो जाने दो, इंसान है, माफ करो, गलती हो जाता है, इन लोगों को नहीं पता था, सच में नहीं पता था। तो तांत्रिक ने चुड़ैल को बहुत समझाया
और वो जो चुड़ैल थी ना वो मान गई आखिरी में। उसने बोला कि ठीक है, एक अच्छा सा जगह दे दो, मैं वहीं पे रहूंगी और आज के बाद से मैं इन लोगों को परेशान नहीं करूंगी। घर के जितने लोग थे उन सारे लोगों ने सॉरी बोला, मतलब माफी वगैरह मांगे। फिर वो चुड़ैल आराम से दूसरे नए स्थान पे चली गई और तांत्रिक ने क्या किया कि पूरे घर को मंत्र से बांध दिया कि ताकि घर के अंदर कोई भी आवाज ना जाए, कोई भी ऊपरी हवा अगर ऊपर से गुजर रही है ना छत से, तो वो बच्चों को परेशान ना करे, घर के लोगों को परेशान ना करे। और जिन जिन लोगों को चुड़ैल ने पटका था उन उन लोगों को ताबीज बना। तो जो तांत्रिक था उसने बोला कि ताबीज पहन के रहो, वैसे चुड़ैल तो आएगी नहीं, फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए पहन के रहो। उस दिन नानी को भी एक ताबीज मिला, क्योंकि नानी को तो प्रेगनेंसी था ना, तो नानी ने भी ताबीज पहना और नानी के साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही हुआ। बड़ी नानी की भी फैमिली काफी अच्छी है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, इसी टाइप की आपके पास कोई भी हॉरर स्टोरी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेज सकते हैं।